दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 4 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इसके पहले की खबरें स्टार्ट करें, आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स पुनः ओपन हो गया है। बहुत जल्द उसकी डेट हम आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में। आरओ का प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का भी एडमिशन फिर से ओपन हो गया है। टेस्ट आपको देना हो तो 8 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हैं। टेस्ट सीरीज़ का पूरा आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, संपर्क करके जान सकते हैं। और जुलाई माह का जो पत्रिका है वो पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है जाकर के ले सकते हैं, नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप में है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जुलाई माह का। ठीक है, इसके पहले 6 मंथ का दिया हुआ है ग्रुप में, फिर से एक बार पुनः शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। विश्व स्तनपान दिवस 2021 ये 1 अगस्त को दोस्तों विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 से 7 अगस्त का जो पहला महीना का जो अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, उस सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस के रूप में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस और 1 से 7 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह एक वार्षिक उत्सव है जो हर वर्ष 120 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चे के स्वास्थ्य और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी तरीका है। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की जो थीम है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम है। पृष्ठभूमि अगर बात करें इस दिवस को मनाए जाने की, इस सप्ताह को मनाए जाने की, तो विश्व स्तनपान सप्ताह स्मरणोत्सव की पृष्ठभूमि 1990 के दशक की है, जब WHO और यूनिसेफ ने स्तनपान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए इनोसेंटी डिक्लेरेशन अपनाया था। ध्यान रखिएगा, इनोसेंटी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? WHO यूनिसेफ दोनों ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए इस डिक्लेरेशन को बनाया था। यूनिसेफ और WHO के लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए 1991 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन नामक एक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1992 में इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए पूरे सप्ताह को समर्पित किया गया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राज्यसभा का नियम 267 अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को राज्यसभा में नियम 267 के तहत सांसदों से लगभग 10-15 नोटिस मिल रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष विपक्षी सांसदों के इन सभी लिखित नोटिसों को खारिज करते रहे हैं। राज्यसभा के सभापति ने वर्ष 2016 से नियम 267 के तहत कई 100 नोटिसों को खारिज कर दिया है, जिसमें राफेल सौदे से लेकर जीएसटी के कार्यान्वयन तक और हाल ही में पेगासस, किसानों के विरोध और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विषय शामिल हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने और ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था। ये नोटिस क्यों दिया जाता है? जब विपक्ष या कोई विपक्ष का नेता जो सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पे चर्चा कराना चाहता है, तो 267 के तहत एक नोटिस देता है कि इस विषय पर, ये राज्यसभा के नियम, देखिए आपको मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, दोनों सदनों के अपनी अपनी नियमावली है। उस नियमावली के अनुसार ही वहाँ पे कार्यकलाप होते हैं। तो नियम 267 के तहत एक स्पेशल नोटिस दी जाती है कि इस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, इसके तहत कई तरह के प्रस्ताव आते हैं, जिसको आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो नियम 267 ये हो सकता है पूछ ले, इसलिए याद रखिएगा। इसके अधीन कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है कि किसी विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के
उद्देश्य से उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी नियम को उसके आवेदन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। जैसे सरकार ने या सरकार पक्ष ने कोई या पहले से ही लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी सूचीबद्ध विषय हैं तो उनके ऊपर तरजीह दी जाएगी नियम 267 के तहत अगर कोई नोटिस स्वीकार कर ली जाती है तो। ठीक है, तो पहले उस 267 के तहत जो स्वीकार किया गया प्रस्ताव है उस पर पहले बहस होगी, उसके बाद सूचीबद्ध विषयों को देखा जाएगा। तो प्राथमिकता हो जाती है अगर नियम 267 के तहत किसी विशेष प्रस्ताव को सम्मिलित कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अगर संबद्ध प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो प्रश्नगत या संबद्ध नियम कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जो पहले से ही लिस्ट में है। इसका सरल मतलब है कि नियम 267 के तहत जारी एक नोटिस में एक या अधिक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषय पर चर्चा करने के लिए ऊपरी सदन के सूचीबद्ध कार्य को अलग रखने का प्रयास किया गया है। अपवाद क्या है इसका? तो यह नियम तब लागू नहीं होगा जहां नियमों के किसी विशेष अध्याय के तहत किसी नियम के निलंबन के लिए विशिष्ट प्रावधान पहले से ही मौजूद है। तो जब पहले से ही निलंबन संबंधित किसी मुद्दे पर किसी, जैसे बजट एक मुद्दा हो गया, हालांकि बजट पे चर्चा तो राज्यसभा में नहीं होती है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि नियम कोई है अगर निलंबन से संबंधित तो उस नियम को फॉलो किया जाएगा अगर पहले से ही मौजूद है तो। आपको बता दूं कि लोकसभा में नियम 267 के स्थान पे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी विशेष मामले को उठाना होता है तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव आता है कि पहले से जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसको रोक करके जिस विषय को उठाया गया है, जो जरूरी विषय है, जो लोक महत्व से संबंधित है, उस पर चर्चा की जाए। जैसे निर्भया रेप कांड था, बहुत जरूरी था उस पर बहस करना, है ना। इसके अलावा जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जब लोकपाल के खिलाफ चल रहा था आंदोलन, तब भी इस तरह का प्रस्ताव आपको देखने को मिला होगा। तो जब जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है तो ये प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में और 267 के तहत राज्यसभा में। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। नोटिस कौन जारी कर सकता है? अगर यह है तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य नियम 267 के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष को नोटिस जारी कर सकता है। आखिरी बार कब लागू किया गया था, मतलब कब स्वीकार किया गया था नियम 267? तो राज्यसभा ने लगभग 5 वर्षों से नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति ही नहीं दी है। राज्यसभा में आखिरी बार नियम 267 के तहत 16 नवंबर 2016 को चर्चा हुई थी, जब राज्यसभा ने विमुद्रीकरण के मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी। जब, ठीक है ना, डिमोनेटाइजेशन करने का निर्णय सरकार ने लिया था, उस समय इस पर चर्चा हुई थी। क्या लोकसभा में भी ऐसा ही प्रावधान है? तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव होता है जिसके माध्यम से सदस्य गैर सूचीबद्ध मामलों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। पिछले स्थगन प्रस्ताव को 6 वर्ष पहले अगस्त 2015 में अनुमति दी गई थी। फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की है। ओबीसी 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। मेडिकल क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है किसने? दीपक दास ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है, जो कैग की सहायता करता है। दीपक दास नाम है इनका। हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए किसने? यूएई ने। अब आपको मैं बता दूं कैग कौन है इस समय का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैं डेली सोचता हूं कि एक प्रश्न आपको कम से कम दूं ताकि कमेंट बॉक्स खाली ना रहे। तो आप लोग बताइएगा कैग कौन है। हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए गए। कहाँ पे? यूएई में। चीन की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन, ये मिलान के लिए भी आ सकता है, पूछ भी सकता है कि सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन कहाँ की है? चाइना की है। और ये प्रश्न आएगा कि 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके कहाँ लॉन्च किए गए? यूएई में। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को वीजा को देने की घोषणा की है। कौन सी वीजा? गोल्डन वीजा। 10 साल का रेजिडेंस वीजा होता है, 10 साल तक व्यक्ति वहां पे रह सकता है बिना किसी रोक टोक के। कहाँ पे? दुबई में
रहने वाले सभी डॉक्टरों को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर बना है देश का पहला शहर। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला। किस संस्थान ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उबरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है? तो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उबरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डायरेक्ट यही प्रश्न ही पूछेगा किसके साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने? तो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है। बस इतना ही वन लाइनर में पूछेगा, याद रखिएगा। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौता जो हुआ था उनके बीच नवंबर 2014 में, उस समझौते को अब 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2021 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब 5 वर्ष और चलेगा, 2026 तक ये चलेगा समझौता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।